हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूनिट 17 कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। हम कवर कर रहे हैं एमपीए 011 जो आपका स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू के मास्टर्स का जो कोर्स रहता है वो एमपीए 011 का यूनिट 17। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। बाकी के सारे जो वीडियोस हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर इग्नू के आप वीडियोस देख सकते हो। एमपीए 011 के अलावा जो सेकेंड ईयर का भी एमपीए 015 वगैरह है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कैंडिडेट्स जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के हैं। इसके अलावा जो इग्नू में मास्टर्स कर रहे हैं वो भी इन वीडियो से हेल्प ले सकते हैं अपने मास्टर्स के फाइनल एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 17 देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गुड गवर्नेंस की बात है। सिंपली क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या पढ़ोगे। सबसे पहले देखोगे कि अगर आपको नॉर्मल पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें 5 या 6 करके पैराडाइम है। तो 6 पैराडाइम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। वो पैराडाइम जो वुडरो विल्सन के ऐसे 1887 का जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से शुरू होता है। और उसमें जो लास्ट पैराडाइम रहता है वो पैराडाइम रहता है गुड गवर्नेंस का पैराडाइम, जो बेसिकली एनपीएम की बात करता है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ही आया एक तरह से गवर्नेंस, और गवर्नेंस के बाद आगे बढ़ के पहुंच गया गुड गवर्नेंस। इस चैप्टर में हम यूनिट 17 में कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले समझेंगे कि एनपीएम और गवर्नेंस में होता क्या है अंतर, और उसके बाद गवर्नेंस को फिर हम गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट कर देंगे और गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फिर इंडिया में कैसे है कैरेक्टरिस्टिक, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट एनपीएम से कैसे अलग है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक, और फिर बाद में इसको प्रमोट कैसे करते हैं और इसमें क्रिटिसिज्म क्या है। तो इस तरह से हम गुड गवर्नेंस की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस के पहले गवर्नेंस पे आते हैं, और गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सिंपली रिलेट करेंगे अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम पढ़ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि पब्लिक जो रहता है यानी पब्लिक सेक्टर, उसका जब एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट रहता है उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ट्रेडिशनली क्या रहता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हम जो पढ़ रहे हैं एमपीए 011, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा था स्टेट से। स्टेट जो काम करती थी उसी को गवर्नेंस बोला जाता था। तो सिंपल ये डेफिनेशन थी कि गवर्नमेंट जो है वो जो भी काम करती है उसे गवर्नेंस बोल देते हैं। तो इस तरह से सिंपल सी एक क्रोनोलॉजी थी इवेंट्स की कि जो स्टेट है वो स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो काम करे उसी को गवर्नेंस बोल देते थे। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ है कि हमें पता है, अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स, हम 17वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम जो पहला दूसरा तीसरा सब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हमने जैसा कि 1 2 3 वगैरह में देखा है कि स्टेट जो है वो बहुत चेंज हुई है। स्टेट का जो कॉन्टेक्स्ट है, स्टेट का जो बैकग्राउंड है, स्टेट के आसपास की चीज़ें हैं वो सब चेंज हुई हैं। स्टेट का जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोसेस है, गोल है, हर चीज़ चेंज हुई है। इस वजह से क्या हुआ है, ये क्यों चेंज हुआ है, इस पर इम्पैक्ट आया है किसका, एलपीजी रिफॉर्म्स का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो क्योंकि स्टेट भी चेंज हो रहा है और एलपीजी से पूरा बैकग्राउंड और आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ट्रेड बैरियर चेंज कर दिए। लार्ज स्केल यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ जाती हैं, डेवलपमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चेंज हुआ है। तो ओवरऑल चेंज किया है एलपीजी ने, ये आपको पता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि एलपीजी की वजह से जो स्टेट थी वो चेंज हुई, ठीक है। स्टेट चेंज होने के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ गए, क्योंकि एलपीजी का मतलब है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको स्टेट के साथ साथ, यहाँ पे एक बिल्कुल अच्छे से डायग्राम से समझो, ये डायग्राम अपने आंसर्स में भी बना सकते हो। वो डायग्राम ऐसे बनेगा कि पहले क्या होता था, स्टेट का मतलब ऐसे रहता था कि भाई ये हो गई लेजिस्लेचर, ये हो गई एग्जीक्यूटिव और ये हो गई जुडिशरी, ये स्टेट हैं, ये जो भी करती थी उसी को हम गवर्नेंस बोल देते थे। लेकिन अब क्योंकि स्टेट चेंज हो गई है एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, क्या हो गया है
कि ये चलो सेंटर है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर यहाँ पे रहेगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ रहेगा मीडिया, यहाँ रहेगा प्राइवेट सेक्टर, यहाँ रहेगा कहीं पे एनजीओ। तो ओवरऑल बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए स्टेट के साथ साथ। जो मतलब नॉट मेंशनिंग हेयर, तो उनको मेंशन नहीं करेंगे जो मैं एलेक्जेंडर बोल रहा था। यहाँ पे बस ये चीज़ समझो कि नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत सारे आ गए, उनका यहाँ पे दबदबा हो गया, तो स्टेट बन गई नॉन स्टेट से मिलके एक नया कॉन्टेक्स्ट या एक नया इंटरेक्शन बना, और उसी को हम बोल देते हैं, जब उसमें कोई चीज़ हो रही होती है, उसमें जो प्रोसेसेस हो रही हों, उसको हम गवर्नेंस बोल देते हैं। ठीक है, जब स्टेट करती थी तो जो था वो गवर्नमेंट रहता था, उसको हम ट्रेडिशनली बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है दैट इज़ वेरी ऑल इनकम्पासिंग, जहाँ पे स्टेट तो है ही, इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, मीडिया और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हो जाएंगे। वही चीज़ जो रहती है उसी को हम बोलते हैं गवर्नेंस। तो इस तरह से इसका क्रक्स यही है। तो ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ मार्केट की इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए जो ऑपरेशनल सिंक था, जो अकेले ही एक स्टेट हुआ करती थी, वो कोलैबोरेटिव हो गई गवर्नमेंट, मार्केट और सिविल सोसाइटी का। मैंने सिंपल जो बताया उसी को बना देना एग्जाम में, ऐसे बना देना ऐसे करके कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी था आज के टाइम में, वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो है ही है। इसके अलावा नया नया क्या हो गया, मीडिया आ गया, सिविल सोसाइटी आ गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ गए और कम्युनिटी आ गई इन जनरल। तो इस तरह से बहुत सारे एक्टर्स आ गए। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू ब्रॉडर गवर्नेंस। सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इस तरह से गवर्नेंस पता होना चाहिए। अब गवर्नेंस के बाद गुड गवर्नेंस कैसे हो गया, तो अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो नया एक्सेंट है एनपीएम का, दैट इज टॉकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस। तो सिंपली गवर्नेंस, पहले गवर्नेंस देखेंगे। गवर्नेंस क्या है, अगर यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या देखा, एक हमने अंडरस्टैंडिंग के टर्म में हमने समझ लिया ये गोले वाला हिसाब किताब, लेकिन ये गोले वाला हिसाब किताब तो चलो ठीक है समझाने के लिए काम आ जाएगा, बट वाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स कोट करने पड़ेंगे टू गेट मोर मार्क्स। तो वो जो मोर मार्क्स जिसको चाहिए वो इसको भी ध्यान से देख लेना, अदरवाइज वाले सिर्फ ये डायग्राम बना दोगे तो भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा वाला क्या है कि रोस्नो जो थे 1992 में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गवर्नेंस इज अ मोर एनकम्पासिंग फिनोमिना देन गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल बात है। ये किसने बोला, रोस्नो ने बोला। कब बोला, 1992 में। इट एम्ब्रेसेस गवर्नमेंटल इट एम्ब्रेसेस गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो गवर्नेंस है वो करती है एम्ब्रेस गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, सिंपल है, करती है तो करती है, अच्छी चीज है। बट इट ऑल्सो सबज्यूम्स इनफॉर्मल नॉन गवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ क्या बढ़ गया, नॉन गवर्नमेंट। ये किसने बोला, रोस्नो ने बोला। कब बोला, रोस्नो ने 1992 में बोला। ठीक है, तो ये चीज आप कोट कर सकते हो। वेयर बाई दोज process and organization within its purview move ahead, satisfy their needs and fulfill their wants. So governance is thus a system of rule that is as dependent on intersubjective meaning as formally sanctioned constitution and charter. It is possible to conceive of governance without government. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इट इज पॉसिबल टू कंसीव गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट। तो हमने जो अभी गोले गोले बनाए थे उसमें अगर गवर्नमेंट हटा भी दी जाए तो भी गवर्नेंस पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नेंस इज नॉट अबाउट, यहाँ पे फोकस जो है वो काम के कंप्लीशन पे चला गया। यहाँ पे जो फोकस है वो सिस्टम ऑफ रूल पे हो गया। इंटर सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब मेन जो फोकस है वो तुम्हारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पे हो गया। कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई जैसे रोड बनानी है तो अल्टीमेटली द फोकस इज ऑन कि रोड बन गई कि नहीं बन गई। अब वो रोड किसने बनाई उससे हमें फ़र्क नहीं है, कोई हो सकता है नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ ही बना दे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। अल्टीमेटली जो काम है वो होना चाहिए। जब वो काम हो जाएगा तो उसी को हम गवर्नेंस बोलेंगे। सो इट इज़ पॉसिबल टू कंसीव ऑफ गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि इज इट पॉसिबल और कैसे ये पॉसिबल है। तो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में यू जस्ट नीड टू राइट के यहाँ पे
गवर्नेंस जो है एम्ब्रेस करता है, बट इनफॉर्मल एनजीओज और नॉन गवर्नमेंटल को भी करता है। ये एक सिस्टम ऑफ रूल है जो डिपेंडेंट है इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग पे और फॉर्मली सेंक्शनड चार्टर वगैरह पे। तो ठीक है, तो इस तरह से हम मोर फोकस हैं, काम हमारा होना चाहिए। दैट्स वाई गवर्नेंस कैन बी पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट द ऑर्गन, बट वहाँ पे चीज़ें हम सिर्फ क्वालिटी और उस पे जाते हैं। ठीक है, कि काम हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा अब ये चीज़ तो चलो ठीक है, गवर्नेंस और वो आ गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था एक ऐसे डायग्राम के एनपीएम पढ़ा। एनपीएम एक पैराडाइम है जिससे गवर्नेंस निकला, और फिर उससे हम गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। तो पैराडाइम का नाम ही गवर्नेंस है, बट ऑब्वियसली एनपीएम से ही वो आया। एनपीएम 1992 में आया था, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि स्टेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, और इस वजह से स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट और मार्केट फोर्सेज आ गई। वो नॉन स्टेट और मार्केट फोर्स कैसे आई? एलपीजी की वजह से। एलपीजी क्या है? एनपीएम है। एनपीएम एक पैराडाइम या इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, एक री इन्वेंशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड दैट्स वाई हमें जरूरी हो जाता है ये समझना कि एनपीएम और गवर्नेंस में क्या अंतर है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनरली ये चीज़ नहीं बच्चों को पता होती है कि एनपीएम और गवर्नेंस में क्या अंतर है। वो एक साथ रिलेटेबल सा ही लगता है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है एक तरह से। क्योंकि जब एनपीएम आया तभी तो स्टेट को नॉन स्टेट में कन्वर्ट किया गया, और जब नॉन स्टेट के एक्टर बहुत प्रमोट हो गए, मार्केट फोर्सेस स्ट्रांग हुई, तभी तो उस चीज़ को हम गवर्नेंस बोलने लगे। लेकिन एनपीएम और गवर्नेंस में अंतर है। ये अंतर यहाँ पे ऐसे लिखा है, बट आपको ये अंतर ऐसे ऐसे बना के टेबल में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप कोई भी आंसर हो उसमें अच्छे से ऐसे लिख पाओ। एनपीएम और इसमें क्या अंतर है? सबसे पहले एनपीएम जो है वो फोकस कर रहा है किसी चीज को अचीव करने में एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे, यानी इसका फोकस प्रोसेस पे है। लेकिन गवर्नेंस का फोकस जो है वो इंटरेक्शन में है, अलग अलग जो एक्टर्स हैं उन पर। समझ रहे हो? सो द थिंग इज कि जब हम कह रहे हैं एनपीएम, तो एनपीएम जो है वो अल्टीमेटली रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो ये अपना गवर्नेंस है वो यहाँ पे इंटरेक्शन पे ज़्यादा, मतलब एक तरह से मीन्स ओरिएंटेड है और ये एंड ओरिएंटेड है। ठीक है, फोकस ऐसा नहीं बोलेंगे, मीन्स एंड, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मेनली जो है ना प्रोसेस की बात है, लेकिन यहाँ इंटरेक्शन की बात है। ठीक, तो प्रोसेस और इंटरेक्शन की बात है यहाँ पे, ये समझनी है। इसके अलावा यहाँ पे और एक डिफरेंस क्या है कि फॉर्मर जो है उसका नैरो फोकस है सर्विस डिलीवरी पे, जबकि दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एनपीएम जो है वो सर्विस डिलीवरी पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ा और ब्रॉडर अप्रोच है। तो एक पॉइंट यही हो जाएगा कि एक मतलब एक ब्रॉडर है और एक नैरो है, तो वो चीज़ आगे भी आएगी यहाँ लास्ट वाले पॉइंट में। इसके अलावा ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशन देखो, ये जो एनपीएम है, एनपीएम यहाँ पे सिटीजन्स को कंज्यूमर की तरह देखता है। तो एनपीएम यहाँ पे सिटीजन को कंज्यूमर की तरह देखता है, जबकि जो गवर्नेंस है वो सिटीजन को एज अ कंज्यूमर नहीं देखता, वो यहाँ पे गवर्नेंस सिटीजन को एज अ पार्टिसिपेंट देखता है इन द डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे कन्वर्ट हो गए स्टेट के अलावा, उसमें प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, वो सब आ गया। तो सिविल सोसाइटी वगैरह जब आ गया तो दैट इज़ नॉट मेनली, दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द प्रोसेस। तो वो चीज़ है, और इस वजह से हमारा एक और डिफरेंस ये हो जाता है। तो मेनली हमें ये ब्रॉडर, नैरो और पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर, और ये चीज़ें 2-3 याद रखनी है कि एनपीएम और गवर्नेंस में क्या अंतर है। एनपीएम की वजह से ही गवर्नेंस पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पे कुछ माइनर सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। और बट द करंट नोशन इम्प्लाइज, तो यहाँ पे हमने यही चीज़ देखा कि सिटीजन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी और इस सब की बात करते हैं। देयर इज इंक्रीजिंग रियलाइजेशन कि स्टेट पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है, और गवर्नेंस इंटेंड्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कि भाई ठीक है स्टेट तो रहेगा, लेकिन साथ में अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी नीड इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, और यहाँ पे स्टेट को चेक्स और बैलेंस की भी ज़रूरत है। तो एक तरह से ये अब हिडन ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम फोकस तो कर रहे हैं एंड पे, हम
फोकस तो कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, बट जो स्टेट है उसमें भी अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि यहाँ पे हम नॉट ओनली हम इस पे बात नहीं कर रहे कि गवर्नेंस है और ठीक है हम काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो स्टेट है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी इस वाले प्रोसेस में इंश्योर हो रही है, क्योंकि उसको कंपटीशन भी मिल रहा है और उसको सवाल जवाब करने के लिए सामने एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। क्योंकि अगर सिर्फ स्टेट रहती है तो फिर वहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए नहीं होता। अब जैसे मान लो कि जैसे मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर है, जैसे मान लो अभी तक इसरो है, या कोई भी मतलब ये जो डिफेंस वाला सेक्टर है, या लेट्स से स्पेस में जो चीज़ें हम लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे अगर सिर्फ स्टेट है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है प्राइवेट वाला। लेकिन अगर साथ में एक और प्राइवेट लगा दोगे तो फिर अब यहाँ पे एक तरह से कंपैरिजन होगा कि किसने कितना इफेक्टिवनेस से काम किया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जैमिल जीरीसेट थे 2004 में इन्होंने स्टडी की, इन्होंने बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करते हैं। जो गवर्नेंस जो होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि हु गवर्न्स एंड हाउ वेल। तो यहाँ पे चीज़ यही है कि यहाँ पे पहला फोकस ऑन इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्स इन द सोसाइटी। पहले क्या होता था, मोनोपोली होती थी स्टेट की, लेकिन अब क्या है, हु गवर्न्स, कि गवर्न तो ठीक है स्टेट भी कर सकता है, या हो सकता है आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो। जैसे मिड डे मील है, तो कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे मिड डे मील के जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है मिड डे मील स्कीम्स का, वो अक्षय पात्रा फाउंडेशन कर रही है। वो क्या है, एनजीओ है एक। सिमिलरली अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो हु गवर्न्स ये चीज़ आ जाती है गवर्नेंस में। और इसके अलावा हाउ वेल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। अगर एनजीओ कर रहा है और वो भी अगर इफेक्टिव नहीं है, उसमें भी करप्शन हो रहा है, तो देन ऑल्सो वी विल क्वेश्चन इन द गवर्नेंस पैराडाइम, बिकॉज गवर्नेंस पैराडाइम इज अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट। तो हु गवर्न्स एंड हाउ वेल, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस posed when we are studying this idea of governance। ये चीज़ गवर्नमेंट में नहीं होती थी, या ये चीज़ ट्रेडिशनल गवर्नेंस जो हम जनरल में बोलते थे गवर्नमेंट जो करती थी उसमें नहीं होता था। तो यहाँ पे हु गवर्न्स एंड हाउ वेल, तो क्वांटिटी या मतलब क्वालिटेटिव और दोनों एनालिसिस यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा एनपीएम में हमने देख लिया कि ठीक है अलग अलग अंतर भी हैं। तो गवर्नेंस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एंटी एनपीएम। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमें ये चीज़ समझनी होगी, कभी भी कोई क्वेश्चन लिखना है तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट के एनपीएम गवर्नेंस में अंतर है तो ये एंटी हो गया, एंटी नहीं है। ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि गवर्नेंस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज द एंटी एनपीएम, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि एनपीएम जो है और गवर्नेंस जो है तो ये ब्रॉडर, ये नैरो है, ये ब्रॉडर है, ये क्वालिटी पे बात करता है, ये सिर्फ ये करता है। यहाँ सिटीजन को एज अ कंज्यूमर देखा जाता है, यहाँ पार्टिसिपेंट देखा जाता है। तो हम ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि एनपीएम और गवर्नेंस एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एंटी NPM. This is what you need to understand. Governance is rather the recognition that seemingly technical issues are highly political and may only be tackled by taking a wider political perspective. तो गवर्नेंस वाला यही बताता है कि हमें यहाँ पे जरूरी क्या है, हमारा ज़रूरत ये है that what we need is the political perspective and what we need is a kind of interactive approach. बस गवर्नेंस का काम ये है कि गवर्नेंस फोकस करता है इंटरैक्टिव अप्रोच पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पे। तो इसीलिए गवर्नेंस को यही बोला जाता है कलेक्टिवली सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज नोन एज गवर्नेंस। इट इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट में इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क इट इज़ नॉट एज्यूम दैट द मैनेजमेंट सॉल्यूशन आर इमोशनली मोर रेशनल, बट इमोशनली मोर रेशनल ऐसा नहीं माना जाता है। इट एज्यूम्ड इट बट इट ऑल्सो नॉट एज्यूम्ड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग चैनल्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इस तरह से कुछ है। तो अल्टीमेटली द कलेक्टिवली सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज गवर्नेंस। ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस आया वो कैसे आया, तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिपोर्ट रहेंगी। एक 1989 की बात रहेगी और इस पेज के आगे 1992 की बात रहेगी। ठीक है, तो 2 अगर हम समझ गए तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, यहाँ पे पैरी और पीटर्स ने बोला था कि जो टर्म है गुड गवर्नेंस या जो गवर्नेंस का टर्म है
द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन फ्रांस में पहली बार हुआ था 14th सेंचुरी में, जहाँ पे उसको सीट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता था, किसको, गवर्नेंस को, ठीक। तो उस तरह से चीज़ थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 1989 में रीइन्वेंट किया इसको और अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे इसको आगे करके बताया गया, ठीक है। तो पहला क्या हुआ था कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आए थे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जैसे इंडिया में अभी मार्केट फोर्स, एलपीजी वगैरह आए थे, तो इसी से आए थे। तो उसका फेलियर और पब्लिक फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, करप्शन हो रहा था, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स और फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डेट जो है वो सब बढ़ रहा था। और इस वजह से दिस हैज एक्चुअली मेड द वर्ल्ड बैंक ने इस वजह से एग्जामाइन किया और पब्लिश करी पहली अपनी एनालिसिस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तो 1989 में जो चीज़ आई थी वो थी सब सहारन अफ्रीका की ये स्टडी, जहाँ पे टाइटल था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, जहाँ पे की फैक्टर्स बताए गए थे जिन्होंने इन चीज़ों को, इन मार्केट ओरिएंटेड जो रिफॉर्म्स आए थे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान और बाकी सारे फंडिंग वगैरह जो भी आई थी, तो उसको कैसे वो चैलेंज, कैसे वो फेल हुआ, उस फेलियर को आइडेंटिफाई किया गया एक तरह से इस सब सहारन अफ्रीका क्राइसिस टू ग्रोथ वाली रिपोर्ट में, क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये रिपोर्ट 1989 की बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आएगा गुड गवर्नेंस से रिलेटेड तो यू शुड मेंशन दिस सब सहारन अफ्रीका स्टडी जो हुई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989, जहाँ पे फेलियर के कॉज को जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज़ करी और एज अ रिजल्ट गुड गवर्नेंस को यहाँ पे फोकस किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि फंड तो दे दिया लेकिन फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऐसे ही स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम तो कर दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम वॉज कि गुड गवर्नेंस का प्रॉब्लम था। तो बैंक ने क्या किया, गुड गवर्नेंस को एक डेवलपमेंट से लिंक किया, ग्रोथ से लिंक किया, और उन्होंने बताया कि इसके 4 डायमेंशन है। एक तो पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, फिर है लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर के PA एंड देन L एंड देन T, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन, पार्टी कर लो ऐसे, पार्टी, आज पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो पार्टी है, पार्टी का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क एंड देन ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी एक ही बात हो गई, तो पार्टी ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो पार्टी इज विद रिस्पेक्ट टू 1989, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1992 में यहाँ पे गुड गवर्नेंस को पहली बार फॉर्मुलेट किया वर्ल्ड बैंक ने। पहले तो सिर्फ ये बोला था कि प्रॉब्लम है गुड गवर्नेंस का और प्रॉब्लम इन चीज़ों का है, ठीक है, और गुड गवर्नेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी। बाद में इसको डिफाइन किया 1992 में, दूसरी रिपोर्ट जब लेके आया वर्ल्ड बैंक, जहाँ पे जिस रिपोर्ट का नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। पहले क्या था, क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया कि मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक सोशल रिसोर्स, जो मैनर है उस चीज़ को हम ये बोलेंगे। और यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस वाज आइडेंटिफाइड। पहला क्या था, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिजीम, के पॉलिटिकल रिजीम कैसा है, कैसे एक्सरसाइज की जा रही है अथॉरिटी, और कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तो FPC, ये चीज़ याद रखना कि इनके हिसाब से गुड गवर्नेंस होता है, ठीक। तो इस तरह से गुड गवर्नेंस का जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो रहेगा, और इस वजह से गुड गवर्नेंस आया क्योंकि देखा गया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये गुड गवर्नेंस का आइडिया दिया। गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि गवर्नेंस जो हमने अभी तक देखा था वही था। इसके अलावा यहाँ पे देखो अंतर समझने के लिए ये चीज़ समझो कि कैटल ने 2001 में बोला कि गवर्नमेंट रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। गवर्नेंस क्या है, टू गेट इट्स जॉब डन। हमने पहले भी देखा था कि गवर्नेंस में हम फोकस करते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है। एंड दैट्स वाई व्हाट हैपन इज कि गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, वो चीज़ है। तो गवर्नमेंट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा टू कैटल गवर्नेंस इज एन अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइमरली टू डू विद द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड
ग्रांट टू द सब गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे काम से मतलब है गवर्नेंस में, ये चीज़ हो गई गवर्नेंस। हमने गवर्नेंस के अभी 2-3 डेफिनेशन पहले भी देख ली, तो ये सारी 2-4 जो डेफिनेशन है उनको बस नोट कर लो, और नोट कर लो बेसिक डिफरेंस एनपीएम गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या है। बस इतने में आंसर अच्छा सा बन जाएगा, चाहे आप इग्नू का दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी कर रहे हो। बाकी ये डिटेल जो छूटी हुई है वो नहीं पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसके अलावा लेफ्टविच जो थे उन्होंने बोला था गुड गवर्नेंस के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि गुड गवर्नेंस जो है वो अटेम्प्ट करती है टू मेक एक्टिविटी नॉट जस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बट ऑल्सो मोर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, डेमोक्रेटिक। तो सिंपल सा पता है आपको, ART आपको पता रहता है। तो जो भी प्रोसेस है, गवर्नेंस क्या है, इट इज अबाउट गेटिंग द जॉब डन। तो जॉब को डन करना ही गवर्नेंस है। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट द मैनर इन विच यू आर मैनेजिंग। जैसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, वो भी यही होता है कि प्रोसेस इन विच द प्रोसेस बाय विच द डिसीजंस आर मेड इन द कंपनी, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो अल्टीमेटली गवर्नेंस इज बेसिकली द टास्क दैट द एक्टर्स आर डूइंग विद प्रॉपर कोलैबोरेशन। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई टास्क कर रही है, जो प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ जो डिफरेंट एक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट हो गया, कम्युनिटी हो गया, वो जो लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, गेटिंग द जॉब डन इज नोन एज गवर्नेंस। लेकिन उस चीज़ को अगर हम अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से उसमें एडजेक्टिव लगा दें, उन्हीं एडजेक्टिव, जैसे गवर्नेंस में हम जब एक एडजेक्टिव लगा रहे हैं गुड, तब बन रहा है गुड गवर्नेंस। ऐसे ही गवर्नेंस जो प्रोसेस है उसमें हम कुछ अच्छे अच्छे से एडजेक्टिव लगा दें, उन एडजेक्टिव को लगाने के बाद जब हम बोलते हैं उसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है, सिंपल सा ये याद रखो कि गुड गवर्नेंस की जब कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आए तो UNDP की 1994 की स्टडी है जिसमें इसने सीयर पार्ट की बात की है। सीयर पार्ट का मतलब है, यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले, सीयर पार्ट, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। जो मैंने अभी बोला कि गुड का मतलब कुछ एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव गवर्नेंस में जब लग जाएंगे तो हो जाएगा, यही एडजेक्टिव है सीयर पार्ट। सीयर पार्ट में क्या है, सबसे पहले है अलग अलग, मतलब यहाँ पे रहेंगे तो सी से है कंसेंसस ओरिएंटेड। तो ऐसी गवर्नेंस जो कंसेंसस ओरिएंटेड हो, यानी कोई भी काम हो रहा है, जैसे मान लो कि लैंड एक्विजिशन हो रहा है या फिर रोड बनाने के लिए है ना, ज़मीन का वो लेते हैं, जो लैंड एक्विजिशन है वो किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो दैट इज़ लाइक उसको करना है, दैट इज गवर्नेंस, कि ठीक है कोई काम है वो करा जा रहा है। गेटिंग द जॉब डन इज गवर्नेंस। कौन कर रहा है हमें नहीं मतलब, हो सकता है प्राइवेट को ठेका दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी कर रही होगी, तो जो भी है, बट उसमें कंसेंसस होना इज द थिंग। तो अगर नॉर्मली ठीक है यहाँ पे ये चीज़ गलत है या कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ अगर बुलडोजर लेके पहुँच जाओगे बिना कंसेंसस के, तो दैट इज़ नॉट गुड गवर्नेंस, दैट इज़ ओनली गवर्नेंस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये एथिक्स एंड एफिशिएंसी, इक्विटी, ये सब होते हैं। फिर R से रूल ऑफ लॉ होता है। फिर पार्टिसिपेटिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, तो यही सारे रहते हैं। ये सब अगर हैं तो दैट विल बी गुड गवर्नेंस। तो R से हमने देखा था रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, यही सारे जो 8 हैं, ये सारी चीज़ें याद रखोगे, लिख दोगे तो हो जाएगा गुड गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने ये एक एनालिसिस देख सकते हो यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस और बाकी पबेड जो इग्नू है वहाँ पे भी, कि गवर्नेंस इज अ कॉन्टिनम एंड नॉट नेसेसरीली यूनिडायरेक्शन। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स ओवर टाइम, इट इज अ प्लांट दैट नीड्स कॉन्स्टेंट टेंडिंग। ठीक है, और सिटीजन्स नीड टू डिमांड गुड गवर्नेंस एंड देयर एबिलिटी टू डू सो इज एनहेंस्ड बाय लिटरेसी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, तो गवर्नेंस इज अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉन्टिनम। ठीक है, और कोई यूनिडायरेक्शनल ऐसा नहीं है कि चेंज है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है। इसके अलावा ये सारी रिपोर्ट ये नाम हाईलाइट बस देख लोगे। ठीक है, बोवार्ड एंड लोफलर ने क्या बोला, अल्टीमेटली यू नीड टू रिमेंबर वो सीयर पार्ट जो मैंने बताया, इन सो फार एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस आर कंसर्न। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गुड गवर्नेंस कुछ ऐसा खास नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि डीपीएसपी जो है, एफआर है हमारे, और जो हमारा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग कमेटीज़ ने जो चीज़ें करी हैं, तो दैट दे आर क्रिएटिंग द काइंड ऑफ एंड गुड गवर्नेंस। जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, आईटी का यूज़ करते हुए हम गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो गुड गवर्नेंस को क्रिएट करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिक क्या है गुड गवर्नेंस का, तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस हैज़ टू, गुड गवर्नेंस जो रहता है उसके क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रिटिसिज्म यहाँ पे एक साथ पढ़ लो कि क्या है, सिंपली इसको पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो गुड गवर्नेंस जो है
उसके क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं, सो दे कैन यू कैन रीड इट, है ना। यहाँ से सिंपल है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्कॉलर ने बोला कि गुड गवर्नेंस जो है वो बाहर का टर्म है और ये सारी चीज़ें, तो थोड़े से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें पॉलिटिकल है, कुछ कुछ यहाँ पे न्यू लिबरल पैराडाइम वगैरह से बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, तो ये इस तरह से यू कैन रीड इट। सो दिस इज़ इट फॉर द डे, आई होप यू आर गेटिंग। सो हमने ना चैप्टर 17 कर लिया यहाँ पे, जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था आपका इग्नू के MPA 011 में। इसके अलावा जो बाकी सारे वीडियोस हैं वो हम कवर करेंगे। बाकी यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल पवेटपीडिया, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंग। सो दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।